विश्वंभर दयाल जी, अब लगातार आपसे चर्चा जारी है। आप राजेश से कुछ सवाल भी पूछना चाह रहे थे, जल्दी से सवाल लेंगे आप। मेरा क्विक आंसर ये है, क्विक क्वेश्चन है, जो अपना वेस्ट में जो दोनों, जहां पे दोनों गोलाबारी हो रही है वेस्ट में ऑफ की, सॉरी, जपराजिया एंड विनित्सिया में ये सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक बाय मिसाइल्स है या एयर अटैक से, या कोई ग्राउंड फोर्सेस भी गई हैं? देखिए सर, जो जरपाजिया और उसमें दोनों, सॉरी में जी मैं समझ गया, आपका सवाल समझ गया मैं। विनित्सिया में परसों 8 मिसाइल गिरी हैं और कल थोड़ी हल्की और रॉकेट्स और मिसाइल्स कल वहां गिरी हैं। सिर्फ एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं। विनित्सिया में कोई ग्राउंड फोर्सेस नहीं गई है वहां पे, ये कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन है। मुझे वहां के लोकल रेजिडेंट से ही ये मैसेज आए हैं, परसों ही आ गए थे कि 8 मिसाइल्स वहां गिरी हैं। जपरोजिया में इस वक्त शहर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई बमबारी नहीं हो रही है। स्कर्ट्स में अगर कोई छोटा मोटा अगर कहीं छुटपुट फायरिंग हो रही है उसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जपरोजिया शहर के अंदर इस वक्त किसी प्रकार की कोई बमबारी नहीं हो रही है। और जपरोजिया में जो मेन 2 वैल्यू टारगेट्स हैं, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट और एक निप्रो नदी का डैम, दोनों ही इस वक्त पूरी तरह से रूसी सेना के कब्जे में हैं। जनरल मैस्टन के भी सवाल है, लेकिन उसके पहले राजेश मैं आपसे चाहूंगी, जेलेंस्की चाहते क्या हैं? अगर नाटो को लेकर पहले जो रुख था यूक्रेन का और आज का रुख देखने को मिला है, दोनों में फर्क नजर आता है। वो कह रहे हैं नाटो को लेकर हमारा उतना जोर नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ वो दूसरे देशों से अब लड़ाकू विमान मांग रहे हैं, दूसरे देशों से मदद मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि हम एक एक इंच अपनी जमीन के लिए लड़ते रहेंगे, न भूलेंगे न माफ करेंगे हमारे देश के ऊपर। क्या तो ये डबल कंफ्यूजन की स्थिति क्यों देखने को मिल रही है प्रेसिडेंट के भीतर? चित्रा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए, आपको हम लोगों को यह समझना होगा कि ऑडियंस कौन है। वो एक जो तरह के स्टेटमेंट देते हैं उसके लिए ऑडियंस अलग हैं, और जो दूसरे तरह के स्टेटमेंट देते हैं उनके लिए दूसरे ऑडियंस एक्सपेक्ट करते हैं। पहली उनकी बात करते हैं कि हम 1 इंच जमीन में नहीं देंगे, हम लड़ेंगे आखिरी दम तक। ये जो स्टेटमेंट्स आते हैं या वो वीडियो जारी करते हैं कि मैं इस वक्त कीव की सड़कों में घूम रहा हूं, ये सब अपनी सेना के लिए और नागरिकों के लिए है, उनका मनोबल ऊंचा रखने के लिए, ताकि उनका मनोबल ना टूट जाए। क्योंकि देखिए, जब सेना लड़ रही होती है उसको ये विश्वास जरूरी होना जरूरी है कि हम जीतेंगे। अगर उनको ये दिल में बैठ जाए, एक डिफिटिस्ट एटीट्यूड आ जाए कि हम हारने वाले हैं, तो सेना का मनोबल बहुत बुरी तरह से गिर सकता है, मोराल बिल्कुल टूट सकता है। तो उसको मद्देनजर और नागरिकों के मोराल के लिए भी, मिलिशिया के मोराल के लिए भी वो इस तरह के स्टेटमेंट्स इशू करते हैं। जहां तक उनके दूसरे स्टेटमेंट्स हैं जो हताशापूर्ण है कि अमेरिका कुछ नहीं कर रहा है, नेटो कुछ नहीं कर रहा है, वो स्टेटमेंट्स उनको वेस्ट को एड्रेस करने के लिए हैं। देखिए, यहाँ बच्चे मर रहे हैं, सिविलियंस मर रहे हैं, रशिया सिविलियन एरियाज पे अटैक कर रहा है, तो आप कुछ करें इसके बारे में। ये उनकी एक से गुजारिश रहती है, एक तरह से वो बहुत ज्यादा उनसे बेग कर रहे हैं कि आप हेल्प करें। तो दूसरे तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं वो उनके लिए होते हैं, और जब वो नरमी दिखाते हैं उसके लिए ऑडियंस उनका रशिया और रशिया के लोग होते हैं। जब वो कहते हैं कि ठीक है, हम बात करने के लिए तैयार हैं, हम नेटो की मेंबरशिप के लिए ज्यादा कीन नहीं है इस वक्त, और हम डोनबास के लिए भी बात करने के लिए तैयार हैं। वैसे भी हम सब जानते हैं राजेश इस बात को कि जो स्थिति अभी बनी हुई है उसको लेकर कोई ठोस पहल भी उस तरह से होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जब बातचीत हो रही हो, जब दोनों देशों के विदेश मंत्री टेबल पर आमने सामने आने वाले हो, उसके ठीक पहले दूसरे देशों से आप हथियार मांग रहे हैं, वहीं नाटो को लेकर इस तरह का बयान दे रहे हैं। लेकिन उसके पहले जनरल मिनिस्टर आप पूछना चाह रहे थे अपने सवाल राजेश के। और राजेश, एक क्विक सवाल, ये जो ओडिशा है, मैं इसकी बात इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि रशिया का एक बेसिक मुद्दा होगा कि पूरा ब्लैक सी से यूक्रेन को लैंडलॉक कर दिया जाए। तो क्या अभी कोई ओडिशा को, पहले एक रिपोर्ट्स आ रही थी कैप्चर करने का प्लान है, अभी तक ओडिशा में कोई आपकी रिपोर्ट्स हैं कि इसको कैप्चर हो रहा है या अभी वहां पर स्थगित है? देखिए, जो स्ट्रेटजी रही है रूस की, जो दिखाई दे रहा है, क्या स्ट्रेटजी है उसको डिसाइफर करना अभी मेरे लिए संभव नहीं है, मैं समझ नहीं पाया हूं। लेकिन जो दिखाई दे रहा है मैं वो रिपोर्ट कर रहा हूं, और दिखाई ये दे रहा है कि रशिया लगातार टेरिटरी गेन कर रहा है, वो भूभाग पे लगातार कब्जा करता जा रहा है, और जितने शहर और बड़े कस्बे रास्ते में आ रहे हैं उनको एनसर्कल करके छोड़ रहा है। शहरों के अंदर नहीं घुस रहा है, सिर्फ भूभाग में आगे बढ़ रहा है। ओडेसा का भी यही हाल है। ओडिशा लगभग चारों तरफ से रूसी सेना कब्जा है पूरे भूभाग पर, और अगर जब वो ओडिशा पे कब्जा करना चाहेगा तो हमने जो बात सुनी थी उनके जो
एम्फीबियस ट्रुप्स हैं उनको वो लैंड कराएगा अपने ब्लैक सी फ्लैट से और उस फ्लीट से, और उस पर कब्जा करना उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन वो शहरी इलाकों में भी घुस नहीं रहा है। दूसरा मैं आपको बता दूं, ओडेसा यूक्रेन का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। कीव खार्किव के बाद तीसरा सबसे बड़ा शहर है और सबसे बड़ी पोर्ट सिटी है यूक्रेन की। सो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन शायद अगर बातचीत होती है तो रशिया इस पे इंसिस्ट नहीं करेगा। रशिया सिर्फ एक चीज पे इंसिस्ट करेगा, क्योंकि क्रीमिया में पानी नहीं पहुंचता है। पानी उनको मेनलैंड रशिया से लाना पड़ता है, जिसके लिए बहुत महंगी और बड़ी पाइपलाइन बिछानी पड़ी है। तो इसी का कारण, यही कारण था कि उन्होंने खरसन पे कब्जा किया सबसे पहले और कब्जा छोड़ा नहीं है, क्योंकि वहां से क्रीमिया में पानी सप्लाई हो सकता है। ये चीजें सुनने में छोटी लग सकती हैं, लेकिन जब इसको हम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये चीजें बहुत अहम हो जाती हैं, क्योंकि अगर आपको पानी सप्लाई और लॉजिस्टिक्स नहीं मिल रहा है तो फौज नहीं लड़ सकती। तो जो अभी ओडिशा का वो सीन है, चारों तरफ से घिरा हुआ है ओडिशा, और रूस जब उस पर घुसना चाहे अंदर घुस सकता है, चाहे वो एम्फीबियस ट्रूप्स हो चाहे लैंड फोर्सेस हो, क्योंकि उसके चारों तरफ का भूभाग इस वक्त रूसी सेना के कब्जे में